लास्ट टर्न पे क्या पढ़ रहे थे बच्चों? मैम लास्ट टर्न पे हम लोग मैम शिफ्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में और बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। मतलब हमने लगभग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा कर लिया था। आज आप हाँ, आईआर पढ़ाने वाली हैं। आईआर एनएमआर पढ़नी है में एनएमआर एनएमआर आईआर बताना है। प्राची, आपकी वॉइस नहीं आ रही। प्राची कुछ कह रही है? प्राची शुक्ला। ओके, चलिए तो हम लोगों को आईआर स्टार्ट करना है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। So in UV spectroscopy, we have learned about that. There is a transition of electrons, because transition of electron required very high energy, so it can be fulfilled by UV region. UV means ultraviolet plus visible region. So the UV and visible region's energy is very high. So when we provide the energy from the UV and the visible region, the electrons of the compound will excite and they can jump from ground state to higher energy level. This happens in the UV region, right? मगर ये भी मैंने बता दिया कि UV रीजन में जितनी एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन तो होते हैं, साथ में आपके वाइब्रेशनल रोटेशनल भी हो सकते हैं, मगर हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। अब जब हम आईआर की बात करते हैं तो आईआर रीजन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या वो जो एनर्जी है वो भी किससे रिलेटेड होती है? इसकी वेवलेंथ से रिलेटेड होगी। इसकी वेवलेंथ कितनी है? 0.78 म्यू से 1000 म्यू। ये देखो मैंने क्या करा है, 780 नैनोमीटर को म्यू में लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यू कैन कन्वर्ट ना। तो 780 नैनोमीटर को हम लोगों ने लिख दिया 0.78 म्यू और लेकर के 1000 म्यू तक। ये आपका रीजन है इंफ्रारेड का। ये वेवलेंथ बता रहे हैं, इतनी इसकी वेवलेंथ होती है। और अब जब ये आईआर हम लोग किसी भी कंपाउंड में डालेंगे, then what will happen? Vibrational as well as rotational changes will take place. Vibrational as well as rotational changes will take place. मगर अभी फिर वही बात है, यहाँ पर हमको वाइब्रेशनल एनर्जी या वाइब्रेशनल चेंजेस को हमको देखना है, ठीक है? So infrared spectroscopy deals with the recording of absorption of light in the infrared region of the spectrum. And what happened after absorbing the light? The absorption of energy in the infrared region is due to changes of vibrational and rotational states of the molecule. क्यों absorption होता है एनर्जी का? क्योंकि vibrational and rotational states में changes आते हैं। पहले मॉलिक्यूल या एटम बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, और जैसे ही इसने अब क्या हुआ, जब वाइब्रेट कर रहा था और उसकी वाइब्रेशनल की फ्रीक्वेंसी, बहुत ध्यान से स्लाइड को सुनो, यहाँ पर भी लिखी होगी, मैं भी समझा रही हूँ। जब भी कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन होने से उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर इंफ्रारेड जो आप लाइट डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो वो उसका एब्जॉर्प्शन दे देगा। अब अगर आप सपोज करिए 0.78 म्यू से आप सिर्फ 1 म्यू तक का आप रेडिएशन डाल रहे हो, वो भी तो इंफ्रारेड है ना। 0.78 से लेकर के आपने 1 म्यू तक का रेडिएशन आपने डाला, तो हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी। जब मैच नहीं करेगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं देगा। अगर आपने जब इसकी 0.78 म्यू से लेकर आपने 10 म्यू तक, 20 म्यू तक, 30 म्यू तक आपने रेंज डाली, तो हो सकता है कि आपके मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी जो आप आईआर रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो एब्जॉर्प्शन देगा।
तो अब एब्जॉर्प्शन देगा, अब एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल अपने लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पे चला जाएगा. So this happens in the IR region. The absorption of energy in the infrared region is due to changes of vibrational and rotational states of the molecule. When the molecule is subjected to infrared radiation, and if the frequency of the radiation matches the vibrational frequency of the molecule, then radiation will be absorbed. Otherwise नहीं. तब अगर नहीं मैच करेगा तो नहीं करेगा. Radiation will be absorbed and फिर क्या होगा, and it gets excited and transition from lower vibrational energy level to higher vibrational energy level takes place. This is the main principle of the IR spectroscopy. ठीक है, कि कैसे आपका कि कोई भी मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा. फिर वही बात आती है कि कोई सारा 0.78 म्यू से लेकर के 1000 म्यू तक के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगे. कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ही वेवलेंथ के ही रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगे. किस फ्रीक्वेंसी की, जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए. ठीक है, तो अब क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल अपने अलग तरीके के अलग पैटर्न से वाइब्रेट करता रहता है. उसकी अपनी इसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की. तो इसलिए हर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा. ऐसा नहीं है कि अभी मॉलिक्यूल का कोई मॉलिक्यूल है तो वो अभी किसी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाद में किसी और फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है. ऐसा नहीं होता. ठीक है, इसीलिए हर एक मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन आता है कि वो उतने ही में आपको पीक देगा. पीक का मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन देगा तो पीक्स आती हैं. पीक्स कैसे आती है, मैंने आप लोगों को शायद यूवी में दिखाया था, यहाँ पे भी दिखा दूं मैं. IR का स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पर प्रोपेनॉल का IR स्पेक्ट्रा दे रखा है. तो यहाँ पर दिस इज वेव नंबर मींस फ्रीक्वेंसी है ना. सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है. यूनिट ध्यान दें क्या लिखा मैंने यहाँ पर, सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर लिखा होता तो वेवलेंथ होती, सेंटीमीटर इनवर्स लिखा तो वेव नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और यहाँ पर ट्रांसमिटेंस की बात हो रही है. तो ये यहाँ पर जो पीक्स आ रही हैं है ना, ये जो पीक्स आ रही हैं कि कहाँ पर एब्जॉर्प्शन दिया, दीज आर द, ये तो ये होता है कि इसने, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है एटम है, एक स्पेसिफिक वेव नंबर पर अपने एब्जॉर्प्शन दे रहा है. ठीक है, ये इस तरीके से पैटर्न आता है IR में. इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि कोई मॉलिक्यूल कैसे एब्जॉर्प्शन देगा, क्यों देगा एब्जॉर्प्शन. यस मैम. ठीक है, और IR radiation does not have enough energy to induce electronic transitions as seen with UV radiation, but it can make changes of vibrational and rotational states of molecule. IR में इतनी एनर्जी तो नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सके जैसे UV में होता था, मगर हाँ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट्स में चेंजेस ला सकता है. अब ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया. अगर एग्जाम में आता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल लिखें तो आप ये लिखेंगे. साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको लिखना जरूरी होगा. Which molecules are IR active and which molecules are IR inactive? What is the meaning of IR active? It means that that molecule is absorbing the IR radiation. अगर कोई मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं IR एक्टिव है, और अगर IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं IR इनएक्टिव. तो क्यों नहीं कर रहा, सब करना चाहिए तो क्यों नहीं कर रहा, इसका रीजन क्या होता है. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता वो IR इनएक्टिव होते हैं. फिर से बात रिपीट कर रही हूँ, जिनमें डायपोल मोमेंट का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में. मॉलिक्यूल्स में जिनमें क्या होता है, दोज आर हैविंग चेंज इन डायपोल मोमेंट.
चेंज इन डायपोल मोमेंट जिनमें होगा ओनली दोज कैन बी IR एक्टिव, अदरवाइज IR इनएक्टिव, दे विल बी IR इनएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, Cl2 है, दे आर सिमेट्रिकल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। व्हाट डज इट मीन सिमेट्रिकल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल? तो डायटोमिक है O2, N2, H2, और होमोन्यूक्लियर क्यों है? क्योंकि दोनों में क्या है, सेम डबल O है, डबल N है, डबल H है ना, तो दिस आर द होमोन्यूक्लियर, सिमेट्रिकल भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे HCl है तो HCl अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ H एक तरफ Cl है, मगर दिस आर द होमोन्यूक्लियर सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इनके पास डायपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, and these are zero dipole moment. Why? Because अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पर सेम चार्ज होगा, है ना। अब अगर HCl की बात करें हम, तो HCl में क्या होगा, H के ऊपर प्लस की पोलैरिटी होगी और Cl के ऊपर माइनस की पोलैरिटी होगी, तो उसमें क्या है, दो डिफरेंट हमारे पास पोल्स डेवलप हो रहे हैं, एक H प्लस और एक Cl माइनस का, तो वहां पर एक डायपोल मोमेंट होगा। यहाँ पर क्या हुआ, पोल्स ही नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। पोल्स का मतलब क्या होता है, एक डिफरेंट पोल, एक डिफरेंट पोल हो, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही ऑक्सीजन है, दोनों ही नाइट्रोजन है, दोनों ही H2 है, तो प्लस और माइनस का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होमोन्यूक्लियर सिमेट्रिकल डायटोमिक होते हैं, उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉन्ड्स विल नॉट प्रोड्यूस डायपोल मोमेंट, और अगर स्ट्रेचिंग भी करते हैं, इसको हम खींचते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर खींचते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों बॉन्ड्स, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको हम बॉन्ड को स्ट्रेच करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर स्ट्रेच करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें, तो भी कोई भी डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आता, तो ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं IR इनएक्टिव, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि IR एक्टिविटी के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि दोज आर हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट और चेंज इन डायपोल मोमेंट, जिनमें चेंज इन डायपोल मोमेंट का पॉसिबिलिटी है, वही क्या करेंगे, IR एक्टिव होंगे, अदरवाइज IR इनएक्टिव होंगे। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल जो होते हैं IR इनएक्टिव होते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और होती है, उसको बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी आपके कोर्स में तो नहीं है वो, मगर मैं बता दूं उसके बारे में कि दोज मॉलिक्यूल्स आर IR इनएक्टिव, दे विल बी रमन एक्टिव। अगर ये मॉलिक्यूल्स को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू नहीं एनालाइज कर सकते हैं, तो इनको हम लोग रमन के थ्रू एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पर जरूरी रमन के लिए दूसरे क्राइटेरियाज होते हैं, तो वहां पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर क्या होता है, जिन मॉलिक्यूल्स को हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज नहीं कर पाते, उसको रमन से एनालाइज करते, तो इसलिए बात यहाँ पर लिखी जाती है कि दोज मॉलिक्यूल्स आर IR इनएक्टिव, दे विल बी रमन एक्टिव। तो O2, N2, H2, Cl2 को हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो these very important points are here कि अब एग्जाम में भी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से रमन एक्टिव है, कौन से IR एक्टिव है, और क्यों, रीजन क्या है, what is the principle of IR spectroscopy. If I am asking this question, what is the principle of IR spectroscopy, then in this case you have to give this definition, and then you have to give the infrared activity also, which molecule will be IR active or which molecule is not IR inactive. तो ये बात आपको लेना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। अब HCl है, CO है, ये IR एक्टिव होते हैं, क्योंकि इधर क्या है, कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर H है, इधर Cl है। इनके के पास क्या होता है, दे आर हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट एंड infrared activity occurs because stretching of this bond leads to change in dipole moment. तो इनके स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन से इनके बीच में तो डायपोल मोमेंट में चेंज आता है, ठीक है। और मगर एक पॉइंट और इसमें आता है कि जैसे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, विच कंपाउंड इज दिस, विच कंपाउंड इज दिस, ये कौन सा कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, am I audible?
1,2 डाइक्लोरोइथेन। इथेन है ना, विद 2 कार्बन है, मींस इथेन है। इथेन क्यों डबल बॉन्ड पे बेटा, तो इथीन हो गया ना। सॉरी मैम, वो दिखा नहीं। हाँ, डबल बॉन्ड है ना, तो इथीन है। तो इथीन है और यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1 2 पोजीशन पर क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका, 1 2 डाइक्लोरोइथीन। इथीन। 1 2 डाइक्लोरोइथीन। तो अभी 1 2 डाइक्लोरोइथीन में आप ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्म है, ये गलती से यहाँ पर सिस लिख गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये आपकी क्या है, ट्रांसफॉर्म है, और ये आपकी सिस फॉर्म है ना, एडजेसेंट पोजीशन पर ये सिस फॉर्म है, इसको सही कर लेना, ये सिस सही है। एक्चुअली यहाँ पर भी सही नहीं हो पाएगा इसको, तो ये सिस है, ये ट्रांस है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। अगर ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेच होगा और इसका भी बॉन्ड स्ट्रेच होगा, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, जब सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी तो आईआर एक्टिव नहीं होगा। और ये क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है कि इधर स्ट्रेचिंग हो रही है, इधर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो सीएल नहीं है, यहाँ सीएल है, यहाँ पर तो सीएल नहीं है, तो ये कैसा अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपकी डायपोल मोमेंट में चेंज होगा। अब इसका क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि जो इसमें डायपोल मोमेंट आएगा वो इसको ये कैंसिल कर देगा, बिल्कुल इक्वल ऑपोजिट है ना। तो जो डायपोल मोमेंट अगर यहाँ डेवलप हुआ तो उसे इसको कैंसिल कर दिया। अब इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, इसको यहाँ पर कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो जिनमें भी परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा या चेंज होगा, वो हमारे क्या होते हैं, आईआर एक्टिव होते हैं। इसलिए ये वाला जो सिस फॉर्म जो होगा आईआर एक्टिव होगा, और जो ट्रांसफॉर्म वाला जो आईआर इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट का क्या असर पड़ रहा है, और उसकी वजह से फिर वायर एक्टिव है या नहीं है, ये बात ध्यान रखने वाली है। बाकी सिमेट्रिकल तो मैंने बता ही दिए। अब ये वाले भी थे, उनमें अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है तो डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा तो आईआर इनएक्टिव होंगे। ठीक है, दिस इज आईआर इनएक्टिव एंड दिस इज आईआर एक्टिव। Now comes to the important thing, modes of vibration। मैं वही चीजें करा रही हूँ आईआर में आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट होती है आईआर में आपके सिलेबस से रिलेटेड। एक तो प्रिंसिपल पूछते हैं, है ना, दूसरी चीज पूछी जाती है कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन कितने तरीके के होते हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स आर modes of vibration। अब देखिए, there are 2 kinds of fundamental vibration, stretching vibration and the bending vibration। what is the meaning of stretching? stretching का मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे ये यहाँ पर है, ये यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर स्ट्रेच हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। स्ट्रेच हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी तरीके से क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन है ना। ऐसे स्ट्रेच हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर स्ट्रेच हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो दिस इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। तो एक तो हो गया हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एंड नेक्स्ट वन इज बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग का मतलब क्या होगा, बेंडिंग का मतलब जैसे ये है, यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है आप लोग को, ये यहाँ पर बेंड हुआ, ये भी यहाँ बेंड हुआ, है ना, या ये यहाँ ऐसे बेंड हुआ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हुआ। तो ये भी एटम है, एक एटम है, एक एटम है, ये तीनों एटम आपस में बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड है, और ये बॉन्ड्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वाइब्रेशन, बट these are the bending vibration, जहाँ पर बेंड हो रहा है ना, तो यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्ट्रेच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज नोन एज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो अब मुझे ये बताओ कि स्ट्रेचिंग, किसी भी चीज को स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी लगती है कि बेंड करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। सपोज करो यू आर हैविंग द स्प्रिंग ऑफ पेन, पेन में जो स्प्रिंग होती है ना, वो आपके पास है, उसको आप स्ट्रेच करने पे ज्यादा एनर्जी लगेगी कि बेंड करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? ये आयुष
आयुष मिश्रा, आपका माइक ऑन है? आयुष मिश्रा, माइक ऑफ करो। तो मैंने क्या पूछा, अगर आपके पास कोई पेन की स्ट्रिंग है तो उसको आपने स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि उसको बेंड करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? मैम बेंड करने में। बेंड करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। करके देखो ना, तुम्हारे पास एक पेन की स्ट्रिंग हो और बेंड बहुत इजीली हो जाता है, और स्ट्रेच करोगे तो ज्यादा एनर्जी लगती है। मैम स्ट्रेच भी तो हो जाता है आराम से। नहीं, स्ट्रेच हो तो जाता है आराम से, मगर इफ यू आर कंपेयरिंग द एनर्जी, तो स्ट्रेच करने, किसी चीज को खींचोगे तो ज्यादा एनर्जी लगती है, बेंड तो बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, इफ यू आर हैविंग द हार्ड स्प्रिंग, अब तुम अपनी सॉफ्ट स्प्रिंग की बात मत करो, थोड़ा सा हार्ड स्प्रिंग है तो बेंडिंग तो फिर भी इजीली हो जाएगी, मुझे स्ट्रेच करोगे तो बहुत एनर्जी लगेगी। जिम वगैरह में भी तो ऐसे वो आती है ना, स्प्रिंग्स आते हैं बड़े बड़े, तो उसको बेंडिंग तो लोग इजीली कर लेते हैं, और स्ट्रेच करने में बहुत एनर्जी आपकी यूटिलाइज होती है। तो स्ट्रेचिंग करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, बेंडिंग करने में कम एनर्जी लगती है। तो इन सेम वे की मॉलिक्यूल भी है, अगर उसमें बेंडिंग हो रही है और स्ट्रेचिंग हो रही है, तो अगर उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहे हैं तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी मतलब कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्टर वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा। और अगर उसी मॉलिक्यूल के अंदर बेंडिंग वाइब्रेशन हो रहे हैं तो बेंड होने में कम एनर्जी लगेगी। कम एनर्जी मतलब कि कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा, या ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। तो अब क्या होता है कि ये जो अब जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे यही एक मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, कोई मॉलिक्यूल है, ये 3 एटम्स are here, they are attached together by these bonds, and they are showing both types of vibrations, means stretching as well as bending. So what will happen in stretching? There is a contract, there is a expansion and a contraction, expansion and contraction हो रहा है, ठीक है। और इधर सेम टाइम अगर उसमें क्या हो रहा है, बेंडिंग भी हो रही है। बेंडिंग मतलब ये मॉलिक्यूल का ये ऐसे गया तो ये ऐसे गया, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, बेंडिंग भी हो रही है, स्ट्रेचिंग भी हो रही है। तो स्ट्रेचिंग के लिए मैंने बताया कि ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर मैं वर्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम यहाँ पे वेवलेंथ की बात नहीं कर रही है, वेवलेंथ को उसको ऑपोजिट कर लो, ठीक है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और जब उसमें बेंडिंग होगी तो कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड में आपको 2 वैल्यूज दिखेंगी, है ना। एक आएगी आपके बेंडिंग की वजह से, एक आएगी स्ट्रेचिंग की वजह से। अब बेंडिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हम लोग डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं। अगर हमें बताना है कि ये कंपाउंड की बेंडिंग जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो कितने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके लिए हम सिंबल डेल्टा यूज करते हैं। और जब अगर हम लोग स्ट्रेचिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम साइन न्यू का यूज करते हैं। यहाँ पर कहीं लिखा होगा, हाँ, ये न्यू का साइन डिनोट करते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आर डिनोटेड बाय न्यू एंड द बेंडिंग वाइब्रेशंस आर डिनोटेड बाय डेल्टा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई सपोज करो 2 वैल्यूज दे रखी हैं कि कंपाउंड की तरह डेल्टा दे रखी है, न्यू दे रखी है, तो डेल्टा को देख समझ जाओगे कि डेल्टा जो दे रखा है इसका मतलब ये बात कर रहे हैं लोग बेंडिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यहाँ पर देखो न्यू का साइन लगा हुआ है, तो आप क्या समझते हो ये कौन सी वाइब्रेशन की बात हो रही है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात हो रही है, और उसकी वैल्यू है 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है CO, इतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है जब उसमें स्ट्रेचिंग होती है। इसका मतलब ये है, और ये अगर मैंने डेल्टा लिख दिया होता तो आप जान जाते कि इतनी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता
बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए। तो अब खुद एक बार सोच के मुझे बताओ कि CO के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये लिखी है, तो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। कम होगी, क्योंकि कम बेंडिंग के होगी। लिए हमको कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी मतलब कम फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए अगर इसी का मैंने एग्जांपल दिया होता CO के लिए, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी है, तो बेंडिंग की वैल्यू से कम आएगी, कम फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? यस मैम। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. बिल्कुल यस मैम। ठीक है। अब आती है बात की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। स्ट्रेचिंग भी दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे? एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है और एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिकल का मतलब ये क्या हो गया, अगर इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका भी एक्सपेंशन हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसका भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एंड इन दिस केस इफ यू आर मैम इसका टेकिंग डायपोल मोमेंट एग्जांपल ऑफ, जीरो पार्डन, ये वाला। क्या हो गया? डायपोल मोमेंट जीरो। जीरो क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि ये तीनों एटम को सेम है कि डिफरेंट है, क्या है ना? अगर सेम होते तो इधर भी हो रहा होता, और यहाँ पे तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना बेटा। वहां पर देखो एग्जांपल कैसा दिया था नो मैंने। मैम सॉरी समझ गए मैम समझ हाँ, गए। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो ऐसा एग्जांपल था ये, ठीक है। यहाँ पर हो रहा था सिमेट्रिकल, बट ये एकदम ऑपोजिट पे थे, ट्रांसपोजिशन पे थे, और वो भी दोनों CL सेम थे, इसलिए हो रहा था। अब यहाँ पर जो तीन एटम्स हैं वो कैसे हैं अभी आपको नहीं पता, और इसको कैंसिल करने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पर इधर इधर ऊपर हो रहा है कॉन्ट्रा, सपोज को एक्सपेंशन हो रहा है, तो नीचे कोई उसको कैंसिल करने वाला तो कोई है नहीं। एक्सपेंशन हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों में सेम तरीके से हो रहा है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। और दिस इज नोन एज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक बॉन्ड बढ़ा, दूसरा छोटा हो गया, फिर वो बढ़ गया, ये छोटा हो गया, इस तरीके से ऐसे 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 चलता रहता है। तो ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यार ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बताइए, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में यू विल टेल कि भाई स्ट्रेचिंग भी होता है, बेंडिंग भी होता है। स्ट्रेचिंग को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, बेंडिंग को डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कम एनर्जी चाहिए, और इसके अलावा ऐसे करके स्ट्रक्चर बताओगे, देन यू विल एक्सप्लेन द बेंडिंग वाइब्रेशंस, ठीक है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बताया आप लोगों को, ये बेंडिंग वाइब्रेशंस है। बेंडिंग वाइब्रेशंस को भी आप अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके के वाइब्रेशन को बोलते हैं रॉकिंग। रॉकिंग में देखो क्या हो रहा है, ये भी रॉक कर रहा है, ये भी रॉक कर रहा है, दोनों एक साथ रॉक कर रहे हैं, ऐसे 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 दोनों एक साथ रॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो ऐसे ऐसे रॉकिंग कर रहे हैं, दिस इज रॉकिंग। इसमें क्या हो रहा है कि ये अंदर की साइड पर आया, ये भी अंदर आया, है ना, फिर ये बाहर आया, ये अंदर आया। तो इस तरीके से क्या, कैंची चलती है, सीजर चलती है ना, उस साइड से अगर आप सीजर को मानो तो सीजर भी ऐसे चलती है। तो this type of vibration is known as scissoring. Scissoring. This is rocking, and this is wagging, and this is twisting. And यहाँ पर प्लस और माइनस साइन लगे, इसका क्या मतलब हो सकता है? अट्रैक्शन होगा तो हाँ, क्या होगा? क्या होगा बच्चे? तो डाइपोल मैम मोमेंट शो कर रहा है रिपल्शन शायद। होगा इसमें, तो अट्रैक्शन कहाँ होगा? यहाँ पर प्लस और माइनस साइन डिनोट ये कर रहा है कि ये प्लस का मतलब है कि ये आपकी तरफ आ रहा है, और ये माइनस का साइन बता रहा है पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कि आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। अभी तो ये तो प्लेन ऑफ द पेपर वाले वाइब्रेशन थे, ये ऐसे बता दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सपोज कोई मॉलिक्यूल है, आप जिधर भी लैपटॉप स्क्रीन में देख रहे हैं या मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे हैं, तो प्लस का मतलब ये हो गया ये आपकी तरफ आ रहा है, वो वापस पीछे जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है फिर वापस पीछे जा रहा है, समझ रहे हैं आप, है ना। आपकी तरफ आया फिर वापस अपनी पोजीशन पर, आपकी तरफ आया फिर वापस पोजीशन पे चला गया। तो ये दोनों का मतलब ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी तरफ आया और ये आपके मोबाइल या लैपटॉप के पीछे की तरफ गया। माइनस साइन क्या बता रहा है, पीछे की तरफ। फिर ये पीछे की तरफ आया, ये आपकी तरफ आया, तो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, इसमें क्या हो रहा है, वैगिंग, इसको बोलते हैं वैगिंग, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, ma'am. देखिए, बैगिंग में क्या हो रहा है कि ये आपकी तरफ आया ऐसे करके, ये पीछे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दिस इज नॉन एज बैगिंग। और ट्विस्टिंग का मतलब क्या हो गया? दिस इज ट्विस्टिंग। ठीक है, आप समझ में आ गई? दिस इज ट्विस्टिंग। Yes, ma'am. तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक मिनट, तो ये प्लस और माइनस साइन डिनोट क्या कर रहा है? आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, है ना, कि घर से ये प्लस साइन आपकी तरफ होगा, माइनस साइन पीछे तरफ होगा। तो इसको इस टाइप को वाइब्रेशन इज नोन एज वैगिंग एंड दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज ट्विस्टिंग, है ना। ये रॉकिंग हो रही है, सिजरिंग हो रही है, वैगिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है। वैगिंग जैसे कि डॉग्स टेल मूव करती है ना, उसको बोलते हैं वैगिंग करना। इसी तरीके से इसका मूवमेंट है, इसका ट्विस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है प्लस एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट्स मोशन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। इज इट क्लियर? मैम ये सिमेट्री है या फिर एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्या मतलब यहाँ पर हो गया? मैम जैसे ट्विस्टिंग। तो इसमें सिमेट्री से क्या मतलब है? हमें यहाँ पर सिमेट्री से क्या मतलब है? नहीं मैं समझी, आपका क्वेश्चन नहीं समझी। इसमें सिमेट्री से क्या मतलब? मैं तो आपको बता रही हूँ कि कितने तरीके के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। ये भी एक तरीके का वाइब्रेशन ही है ना, कि जरूरी नहीं कि दोनों एटम्स आप ही की साइड पर एक साथ एक ही पैटर्न में वाइब्रेट करें। ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, फिर ये आगे गया, ये पीछे गया, तो ये भी तरीके का वाइब्रेशन है, ये भी तरीके का वाइब्रेशन है। इसमें सिमेट्री से क्या मतलब? सिमेट्री का मतलब तो हमारा यहाँ पर था, फिर आप उधर से कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग। सिमेट्री का मतलब ये यहाँ पर था कि जैसे ये यहाँ पर है तो यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसने इसको कैंसिल कर दिया। मगर अगर मैंने यहाँ पे Cl की जगह पर कोई और एटम H ले लिया होता तब तो ना डायपोल मोमेंट कैंसिल होता, तब तो आपका होता। मगर ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट थे, इक्वल एंड ऑपोजिट, यस मैम। है ना। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये 3 एटम्स को एग्जाम्पल ले करके बता रही हूँ यहाँ पर आपका वाइब्रेशन। और यहाँ पर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जो आप आएगा वो आएगा इधर के केस में, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के केस में। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है। ये एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हुए, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर एक्सपैंड हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। इसमें एक एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग स्ट्रेचिंग को तो हम लोग कह सकते हैं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। बेंडिंग में आप क्यों दोगे? बेंडिंग में तो हर तरीके के पैटर्न बता रहे हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं, वैगिंग है, ट्विस्टिंग है, सीजरिंग। इसको आप देना चाहो दे भी दो कि हम अनसिमेट्रिकल देंगे, बट कोई मतलब नहीं है ना उसका करने का, ठीक है। यस मैम। तो ये हो गया बेंडिंग वाइब्रेशंस। और if I'm asking the question that what is the difference between the bending and the stretching vibrations, आंसर बताओ। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस हो गया? 4 डिफरेंस एटलीस्ट बताओ। फोर डिफरेंस बताइए बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस पे। मैम जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं उसमें लेस एनर्जी, उसमें हाई एनर्जी चाहिए होती है, और वो मोर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसमें शॉर्टर वेवलेंथ होती वाइब्रेशंस को है। नहीं, हायर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते बेटा। रेडिएशंस को मैम, सॉरी। हाँ, क्योंकि आप लोग ये जो होता है ना कि हरे हमें समझ में तो आ गया, मगर जब लिखते हो तो अलग लिखते हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो, ठीक है। हाँ बोलिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि स्ट्रेचिंग, हाँ ठीक है। फिर और मैम ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक सिमेट्रिकल होती है और एक एसिमेट्रिकल होती है। ठीक, और मतलब जो सिमेट्रिकल होती है उनमें भी 4 तरीके की होती है, एक वैगिंग होती है, एक हाँ, ट्विस्टिंग। वो तो वो बेंडिंग में बेंडिंग आ होता रहा है। है।
सॉरी मैम, तो सॉरी बेंडिंग मैम। है। और मैम बेंडिंग जो हमारी होती है वाइब्रेशंस, वो लेस एनर्जी होनी चाहिए होती है, और वो लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उनकी जो वेवलेंथ होती है वो लार्जर होती है, और वो वही नहीं 4 तो टाइप्स की वेवलेंथ से, होती है। अब वेवलेंथ की बात मत करिए, जब फ्रीक्वेंसी बात करें तो फ्रीक्वेंसी से बात करिए। हाँ यस मैम। फिर क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है ना, फ्रीक्वेंसी की बात करिए या फिर वेवलेंथ की बात करिए। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए दोनों चीजें समझा देती हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो, मगर आपको जब आंसर देना है तो आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करें, इट इज सफिशिएंट। यस मैम। और जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का जो सिंबल होता है उसको न्यू से डिनोट किया जाता है, और जो बेंडिंग वाइब्रेशन का सिंबल होता है उसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है। मैम बस इतना ही पता है। इतना ही पता है। और ठीक है, और कोई पॉइंट छूट गया है क्या? तो कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? स्ट्रेचिंग में मैम, स्ट्रेचिंग में डायपोल मूवमेंट से निकालते हैं और बेंडिंग में डायपोल मूवमेंट नहीं देखा जाता। अरे अरे ये सब नहीं बेटा, डायपोल मोमेंट तो आईआर के लिए चाहिए ही चाहिए। वो तो तुम लोग एक्टिव और इनएक्टिव की जब बात करते हैं तब डायपोल की बात करते हैं। जब हम आईआर रेडिएशन की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग तो उसी की पार्ट है ना बेटा। जब हम आईआर की बात कर रहे हैं तो ये भाई ध्यान रखो, वही मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होंगे जिनमें डायपोल मोमेंट में चेंज होगा, या दोज आर हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट, उसी वही मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होंगे। अब चाहे उसमें बेंडिंग वाइब्रेशन हो रहे हो चाहे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहे हैं, चाहे उसके अंदर स्ट्रेचिंग हो चाहे बेंडिंग हो, मगर उस मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा, वरना एक्टिव नहीं होगा। अब ये थोड़ी ना होता है कि भी स्ट्रेचिंग से हो रहा है बेंडिंग से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों से ही केस है। क्योंकि स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग तो आपके आईआर का ही, उसी का वाइब्रेशन का ही तो पार्ट है। तो चाहे एक्स वाई जेड कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो उसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है या डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आईआर एक्टिव नहीं होगा, है ना। अब उसमें वाइब्रेशन कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के वाइब्रेशन होते हैं, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग फिर से 2 तरीके के हैं, कौन से? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, और सॉरी एसिमेट्रिकल। और बेंडिंग कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं, कौन से? सिजरिंग है, रॉकिंग है, वैगिंग है, ट्विस्टिंग है। ये 4 टाइप्स है, ठीक है। ये जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, एक बच्चे ने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, उससे आप लोग कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, इधर से कोई मतलब नहीं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का। ये आपके जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं, ये 2 तरीके के हैं, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, ठीक है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और ज्यादा एनर्जी चाहिए, एंड बाकी इसकी जो टाइप्स हैं, ठीक। इज इट क्लियर? और के साइंस बता देंगे कि भाई डेल्टा साइन होता है, इसका न्यू साइन होता है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes. So these are the difference between the stretching and bending, or you can say there are 2 modes of vibration: stretching and bending. And the main criteria of the IR activity, that the molecule should have what? Permanent dipole moment or change in dipole moment. Those molecules are not having permanent dipole moment, like O2, N2, Cl2, H2, they will be IR inactive, but they will be Raman active. ठीक है। यस मैम। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो अभी से। Now comes to the IR spectrum can be divided into 2 region. अब देखिए मैंने बताया कि आपका जो स्टार्ट हो जाता है 0.78 म्यू से स्टार्ट हो जाता है ना, 0.78 म्यू से लेकर के कहाँ तक हो जाता है? 1000 म्यू तक, ठीक है। अभी प्राची शुक्ला अपना स्पीकर माइक ऑफ करिए। प्राची शुक्ला, क्यों बीच बीच में माइक ऑन हो जाते हैं आप लोगों के?
जब भी कोई आंसर देना हो तो या कुछ क्वेश्चन पूछना तब माइक ऑन करिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 2.5 से लेकर के 6.9 म्यू तक जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है IR रीजन? 0.78 म्यू से लेकर के 1000 म्यू तक। और अब उस रीजन को भी हम लोगों ने बच्चों क्या कर लिया है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। जो IR रीजन है उसको भी हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अभी हम आपको सिर्फ 2 ग्रुप्स के बारे में बताएंगे। ये 2.5 म्यू एम से लेकर के 6.9 म्यू तक का जो रीजन है, this region is known as functional group region. And after that 6.9 म्यू से लेकर के 16.6 म्यू का जो रीजन है, this is known as fingerprint region. ठीक है, ये तो वेवलेंथ ही मैंने वहां पे लिखी हुई बात, और ये जो लिखा हुआ है 4000 to 1450 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, वेव नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इससे परेशान मत होइए, दिस इज द वेव नंबर 4000 to 1450। ये उल्टी गिनती चलेगी ना, 4000 से 1450 भी जाएगा, क्योंकि क्या है इसका लैम्डा का इनवर्स है, हाँ फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, तो 2.5 म्यू से लेकर के 6.9 एंड देन 6.9 टू 16.6 म्यू तक हो गया ये फिंगरप्रिंट रीजन। और उसके बाद पूरा 1000 म्यू तक तो पूरा ही चलता है, IR रीजन ही है, इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली 2 ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड द फिंगरप्रिंट रीजन। तो उससे रिलेटेड ये इसका फ्रीक्वेंसी है और इसका ये वेवलेंथ है। तो दोनों ही डेटा आपको याद होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी याद होनी चाहिए और इसकी लैम्डा की वैल्यू भी याद होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है और फिंगरप्रिंट रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है। अब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन? कि सपोज करो, सपोज यू आर हैविंग 2 कंपाउंड्स लाइक CH3OH एंड CH3CHO। ठीक है, एक आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, एक आपका क्या है, मेथनॉल है। मेथनॉल और एसिटाल्डिहाइड, यू आर हैविंग 2 कंपाउंड्स। अब एक में अल्कोहलिक ग्रुप है, एक में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो क्या होगा, जब हम इस कंपाउंड में IR एडिशंस डालेंगे, तो IR एडिशंस डालने पर क्या होगा कि एक जिस कंपाउंड में OH है तो और दूसरे में क्या है, CHO है, दोनों का ही एब्जॉर्प्शन आपके 2.5 से लेकर के 6.9 म्यू के बीच में कहीं पर होगा। हो सकता है मिथेनॉल 2.5 म्यू पर एब्जॉर्प्शन दे रहा हो और एसिटाल्डिहाइड 3.5 म्यू पर एब्जॉर्प्शन दे रहा है, मगर क्या होगा, देगा 2.5 से लेकर के 6.9 म्यू एम के बीच में ही एब्जॉर्प्शन देगा। That's why this region is known as functional group region. अगर आपके कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, एमीन लगा हुआ है, तो जो फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इस रीजन में ही होता है। मतलब कि 2.5 म्यू से लेकर के 6.9 म्यू के बीच में ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, that's why this region is very important and known as functional group region. This region is associated with the changes in the vibrational states of the various bonds. This region is characteristics of the type of bonds present. That's why this region is known as functional group region. ये types of bond, अब जैसे हाइड्रोकार्बन है तो पूरे में तो CH लगा हुआ है, ठीक है, मगर जहां पर OH आ गया, NH2 आ गया, COH आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट बॉन्ड्स आ गए। तो डिफरेंट बॉन्ड्स आते ही वो 2.5 म्यू से लेकर के 6.9 म्यू एम के बीच में एब्जॉर्प्शन देना शुरू करेगा। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे। अब मैंने आपको A और B 2 कंपाउंड्स दिए, मैंने कहा कि देखो एक में दोनों को टेस्टिंग करो कि दोनों सेम है कि डिफरेंट है, कैसे है क्या है। तो आपने जैसे ही टेस्ट किया तो एक ने सपोज करो 2.5 म्यू एम पे एब्जॉर्प्शन दे दिया, दूसरे ने 3.5 म्यू पे एब्जॉर्प्शन दे दिया, तो कहोगे मैम दोनों के मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसका मतलब ये कंपाउंड डिफरेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप रीजन। दूसरा आता है फिंगरप्रिंट रीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 2 ह्यूमन बीइंग है, अगर
उनका सब कुछ फेस एक जैसा है, दोनों ट्विंस हैं, बिल्कुल एक जैसे देखने में लगते हैं, हर चीज सेम है, बट दे आर हैविंग द डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। इवन अगर हमारे दोनों हाथों के भी फिंगरप्रिंट्स हम देखें तो दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स एकदम डिफरेंट होते हैं। तो बाय द फिंगरप्रिंट यू कैन रिकॉग्नाइज द पर्सन, की वो पर्सन वही था कि डिफरेंट है। यही होता है ना, हम लोग साथ के हम फिंगरप्रिंट से ही चीजें पता लगाते हैं। तो इन सेम वे कि कोई कंपाउंड ए और बी है, बहुत सिमिलरिटी है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो अगर जरा सा भी दोनों में डिफरेंस अगर है तो हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप में भी सेम पीक्स दे रहे हो, क्योंकि ए कंपाउंड में भी अल्कोहल है, बी कंपाउंड में भी अल्कोहल है, दोनों में अल्कोहल है, तो हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप रीजन में सेम पीक्स दे, आगे पीछे भी सेम पीक्स दे रहे हैं। मगर जैसे ही फिंगरप्रिंट रीजन में आए 6.9 से लेकर के 16.6 म्यूएम पे, तो हम देखेंगे कि दोनों कंपाउंड अगर डिफरेंट हैं तो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पीक्स देंगे, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये पक्का दूसरा डिफरेंट कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल, if you're taking the example of this propanol, 1 propanol and 2 propanol, अब देखिए 1 propanol and 2 propanol both are isomers, और दोनों में क्या है, दोनों में ही CH3 CH2 CH2OH, इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है, ठीक है, जितने हाइड्रोजन इसमें इतने हाइड्रोजन इसमें, बस डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर 1 पोजीशन पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर 2nd पोजीशन पर OH लगा हुआ है। तो जब अगर हम लोगों ने इस दोनों का स्पेक्ट्रा देखा, ये दोनों का स्पेक्ट्रा है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा साइज कम कर दूं तो एक साथ आ जाएगा। दोनों का स्पेक्ट्रा भी दिख रहा है आपको। तो देखो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया था, फिर से यहाँ पर देखो 4000 to 1450 तक फंक्शनल ग्रुप रीजन है, ठीक है, 4000 टू, अब देखो ये 4000 टू 1450 यहाँ पर कहीं आएगा। तो इस एरिया में देखो दोनों का स्पेक्ट्रा ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। इस एरिया पे ये जो रीजन है और इसका भी जो रीजन है, ऑलमोस्ट दोनों का स्पेक्ट्रा सेम लग रहा है। मगर जैसे ही हम लोग ये आपका 1450 से 600 की तरफ बढ़े, है ना, 1450 से लेकर के 600 तक बढ़े, यहाँ पर दिस इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। और यहाँ पर देखो इस कंपाउंड की पीक्स देखो और इस कंपाउंड की पीक देखो, एकदम डिफरेंट है या नहीं है? यस मैम, है ना। तो CH3 CH2 CH2OH, दिस इज 1 प्रोपेनॉल एंड दिस इज 2 प्रोपेनॉल, दोनों का फंक्शनल ग्रुप रीजन में सेम पैटर्न था, मगर जैसे ही फिंगरप्रिंट रीजन में आया तो दोनों की ही पीक्स में डिफरेंस आ गया, तो हम समझ गए कि ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर 2 कंपाउंड्स है, बहुत कुछ इसमें सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलर है, मगर अगर थोड़ा भी अगर जरा भी डिफरेंस है उस कंपाउंड में, तो तुरंत हम फिंगरप्रिंट रीजन से उसको हम जज कर लेंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न एकदम अलग यहाँ पर आएगा। इसकी पीक यहाँ पे देखो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या सेम पैटर्न है इस रीजन पे। तो ये वाला जो रीजन था हमारा 4000 से लेकर के 1450 तक, दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप रीजन, और उसके बियॉन्ड यहाँ पर गए, दिस इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट रीजन में पैटर्न एकदम अलग हो गया और फंक्शनल ग्रुप रीजन में पैटर्न एकदम सेम है। तो 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल का यहाँ पर एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो अभी पूछो, कोई डाउट है? ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा और इसी को एक्सप्लेन मैं कर दूंगी नेक्स्ट टाइम पे। वैसे तो ऑलमोस्ट ये भी आपका, अच्छा इसके बाद एप्लीकेशंस आएंगे इसके। ओके, सो इसको आप लोग जरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको भी आज मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को। Okay, students, do you have any question? Any query? एक आउट ऑफ टॉपिक है। Okay. एक बच्चा प्राची शुक्ला is asking, मैम कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। कॉन्जुगेशन, प्राची शुक्ला, आर यू देयर? प्राची शुक्ला, प्राची शुक्ला ये कहाँ चली गई? क्वेश्चन पूछ के चली गई कहीं? हाँ, कुछ और बच्चा कुछ पूछ रहे थे कि मैम क्विज के मार्क्स आपने मतलब बोला था कि शायद आप शो करेंगी।
हाँ हाँ, वो जब ये टाइम नहीं मिल पाया, मैं नहीं शो कर पाई, मगर आज अच्छा मैं पक्के से, क्योंकि आपके क्विज के मार्क्स मैंने बना ही दिए थे, उसको बस पीडीएफ सेंड करनी है, मैं कर दूंगी आज, ठीक है? ओके मैम। आई विल सेंड टू यू। प्राची शुक्ला, you are asking about the conjugation. Okay, so next turn I will explain. Okay, students, have a nice day. God bless you. थैंक यू मैम। Send me the attendance.